दरअसल ये जो 4 डिस्ट्रिक्ट्स की बात हो रही है, इसमें कहा यह जा रहा है कि जो 10 मीटर ऊंची एक दीवार है वो ढह सकती है। इसीलिए सुपौल, अररिया, सहरसा और मधुबनी, इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स को अलर्ट कर दिया गया है। कोसी नदी का पानी यहां पर बहुत तेजी से आ रहा है। खैर, अब बात करते हैं आज के हल्ला बोल की। ये एक बड़ी खबर इस लिहाज से हो जाती है क्योंकि भूटान के बाद नेपाल का दौरा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहते हैं कि जो आपके बेहद करीब होता है अक्सर आप उसकी अनदेखी कर देते हैं। यही हुआ है नेपाल के साथ। भारत की एक ऐसी अनदेखी जिसका फायदा चीन ने उठाया, ऐसा फायदा जो भारत के लिए खतरा बना। एयरपोर्ट में मोदी के स्वागत में प्रधानमंत्री कोइराला करेंगे। यह परंपरा, ये जो एक वहां पर परंपरा रही है उसको तोड़ा जा रहा है, प्रोटोकॉल को तोड़ा जा रहा है। यहां पर एयरपोर्ट पर मोदी को दी जाएगी 19 तोपों की सलामी। 17 साल के बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री नेपाल जा रहा है, इसलिए एयरपोर्ट पर ही दिया जाएगा मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर। रविवार 3 बजे नेपाली संसद को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 17 साल से नेपाल नहीं गए भारत के कोई भी प्रधानमंत्री। 17 सालों में चीन और नेपाल के बीच 11 शीर्ष नेताओं की यात्रा हुई। पिछले 17 सालों में 7 बार नेपाली नेतृत्व चीन गया। (2009) 2272 चीनी सेना। 2013 अब तकरीबन 90,000 चीनी सेना है। 3 गुना संख्या बढ़ जाती है। इस पूरे मुद्दे की शुरुआत करते हैं, हल्ला बोल की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर स्ट्रैटेजी की बात की जाए तो भूटान और नेपाल, भूटान जो कि चीन से 470 किलोमीटर अपना बॉर्डर शेयर करता है और नेपाल जो कि 1111 किलोमीटर। अब सवाल खड़ा यह होता है कि यह स्ट्रेटेजिक तौर पर कितना मायने रखता है। सबसे पहले हमारे जो मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी से एमजे अकबर साहब हैं, स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस से हैं राशिद अलवी जी, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट, हमारे खास मेहमान पुष्पेश पंत जी, आपका भी स्वागत है पुष्पेश जी। अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं यहां पर मेरा पहला सवाल एमजे अकबर जी से। सर, ये जो यात्रा है, अगर हम इस यात्रा का पूरा उद्देश्य समझें, पहले भूटान और फिर नेपाल, क्या जो निगाहें हैं वो चीन पर हैं? जी देखिए, जो पहली निगाह है वो चीन पे नहीं है, वो पहली निगाह अपने ही मुल्क पे है और अपने मुल्क के पड़ोसियों पे है। आज आप जो पहला काम जो नरेंद्र मोदी जी ने किया था, जो पहला इशारा उन्होंने दिया था, इशारा क्या समझिए, मजबूती से एक कदम उठाया था, वो था कि सार्क के जितने देश हैं वो अपने इनॉग्रेशन में, अपने जो उनकी स्वेरिंग इन सेरेमनी थी उनको दावत दी थी, और उसका क्या असर पड़ा था आपको पता है। लेकिन वो सिर्फ वन ऑफ एक जेस्चर नहीं था कि एक बार हमने कुछ कर दिया दिखावे के लिए, उसके बाद चुप हो गए, अलग हो गए। उसके बाद हमारी जो बड़ी काबिल फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो अपनी काबिलियत दिखा चुकी हैं एक छोटे से अरसे में, सुषमा स्वराज जी, उन्होंने एक रीजनल दौरा शुरू किया है। बांग्लादेश गई हैं और नेपाल गई थी इसके पहले, और उसके बाद प्रधानमंत्री जो हैं उसको फिर एक जो बन जाता है, एक रिलेशनशिप जो उसको निभाया जाता है, उसके बाद प्रधानमंत्री कदम लेते हैं और इसको एक नई न्यू गाड़ते हैं इस रिलेशनशिप। बहुत दिनों से कहा जाता था कि हिंदुस्तान जो है अपने पड़ोसियों के साथ नहीं रह सकता है और बाकी सारी दुनिया में अपना एक रोल खोजता रहता है। ये जो है अब कोई नहीं कहेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो है बहुत क्लियर है इस मामले में कि इंडिया की जो नेबरहुड है उसके साथ हमारे रिश्ते बहुत ज़बरदस्त हैं। मैं कोई ख़ास ऐसी टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन ये कहते हुए भी नहीं चूक पा रहा हूं कि पिछले 10 साल में हमारे प्रधानमंत्री कोई 70 मेरे ख्याल देश विदेश गए होंगे, और लेकिन उन्होंने नेपाल के लिए वक्त नहीं दिया। कारण होंगे, ज़रूर होंगे कारण, मैं पर्सनल इस मामले को नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन जो भी कारण हो मैं इतना जानता हूं कि ये गलत हुआ था। और हम नेपाल जैसे हमारा एक हिस्टोरिक जो रिलेशनशिप है नेपाल के साथ, वो
और आपने चीन की भी बात कही थी, तो ज़रा सा आधा मिनट दे दीजिए, इफ़ यू डोंट माइंड। चीन के ऊपर भी, और नेपाल जो है हिंदुस्तान और चीन के बीच में मैं समझता हूँ सबसे एक स्ट्रेटेजिक मुल्क है, और जब तक ये रिलेशनशिप एक स्टेबल लेवल पे नहीं किया जाएगा, ये मतलब राणा के ज़माने से और राणा के बाद जो शाह के ज़माने से, नेहरू जी के ज़माने से, ये बैलेंस जो है बहुत ही मतलब सर मेरे और पैनलिस्ट के पास जाऊंगा। आपका पॉइंट, आपका जो पॉइंट है, पॉइंट टेकन। यहां पर सीधे एक सवाल, पुष्पेश जी मैं आपके पास भी आ रहा हूं, राशिद अलवी जी हमारे साथ हैं। अलवी साहब, सीधे सवाल खड़ा किया गया, जो 10 साल थे उस 10 साल में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह एक भी बार वहां पर नहीं गए। नेपाल और चीन के बीच में सड़कें बन गई, चीन के करीब 11 बार चीन के अलग अलग लेवल पे जो लोग हैं वो नेपाल चले गए, यहां तक कि उनके राष्ट्रपति भी चले गए, लेकिन हमारी तरफ से कुछ भी नहीं किया, हम आंखें मूंद करके बैठे रहे। देखिए, एक बात तो मैं ये कहूँगा कि जब हम विदेश नीति की बात करते हैं, फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं, तो अगर आप इस लेवल पे आके करेंगे कि मुकाबला करेंगे कि 10 साल में क्या हुआ, 60 साल में क्या हुआ, 2 महीने में क्या हुआ, तो फिर बहस दूसरी तरफ चली जाएगी। मैं ये करना नहीं चाहता था, लेकिन अगर आपने सवाल किया है तो मैं सिर्फ बड़े अदब से पूछना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी के जाने के बाद वो सड़कें तोड़ दी जाएंगी, नई सड़कें नहीं बनेंगी, चाइना खामोश होकर बैठ जाएगा, चाइना इंटरवीन नहीं करेगा। प्रधानमंत्री बहुत सारे मुल्कों में जाते हैं, बहुत सारे मुल्कों में नहीं जा पाते, और जहां तक नेपाल का ताल्लुक है, नेपाल बहुत स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारी बातें टीवी चैनल पे नहीं कही जा सकती। अपने देश के हितों को सामने रखकर मैं सिर्फ इतना कहूंगा, बहुत सारे काम ऐसे हैं कि बगैर नेपाल जाए किए जा सकते हैं। नेपाल के कितने इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं, हिंदुस्तान आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि नेपाल को नजरअंदाज किया गया हो। प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा, मशवरा दूंगा कि आप जिन जिन स्थलों पे जा रहे हैं पूजा करने के लिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ चाइना पॉलिटिकली ही नहीं, वहां की आर्मी के अंदर भी घुसा हुआ है, इसको भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। वहां का नेपाल के चुने हुए लोग संविधान नहीं बना पा रहे हैं, और संविधान ना बनाने की वजह से उनमें आपस में बहुत झगड़े हैं, बहुत कंट्रोवर्सी है। बादशाह वहीं रहते हैं जिनको निकाला गया था। आज लोगों में यह एहसास पैदा होता जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि लोकतंत्र के मुकाबले में बादशाह ज्यादा बेहतर थे, क्यों ना बादशाह को वापस बुला लिया जाए। बहुत सारे सवाल हैं, उन सवालों पे सरकार को, प्रधानमंत्री को तवज्जो देनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं, मैं कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, वो प्रधानमंत्री हैं, वो मुझसे ज्यादा बेहतर तरीके से इन सारी बातों को समझते हैं, और मुझे पूरा मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, बड़ा तेजी से, बड़ा संक्षेप में आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, क्या यूपीए की सरकार नेपाल को हैंडल करने में फेल थी? बिल्कुल। देखिए, मैं एक बात बताऊंगा आपको, मैं नेपाल गया हूं बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस के अंदर, वहां के प्रधानमंत्री, वहां के राष्ट्रपति, वहां के उपराष्ट्रपति, सबसे हम लोग मिले थे, लेकिन पुष्पेश जी की सरकार का आपने ताल्लुक है, बीजेपी को भी सुना, आपने कांग्रेस को भी सुना। पुष्पेश जी, आपका टेक, दोनों को आपने सुना, अब आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, मुझे लगता है कि जहाँ तक राशिद अलवी साहब का सवाल है, उनकी मजबूरी मुझे समझ में आती है। आपने तीखा सीधा सवाल पूछा, क्या नेपाल जैसे पड़ोसी की जो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उपेक्षा पिछले सालों में हुई, तो वो जाहिर है ये तो कबूल नहीं कर सकते हैं कि यूपीए और कांग्रेस सरकार की लापरवाही के कारण आज हम इतना खस्ता हालत में हैं नेपाल में। और जहाँ तक ये सवाल है कि उस 17 साल से कोई लोग नहीं गए थे, तो आप पलट कर ये सवाल भी पूछ सकते हैं कि एनडीए के कार्यकाल में ऐसा क्यों नहीं हुआ। मगर मुझे लगता है बातें कुछ बिल्कुल दलगत पक्षधरता से अलग हटाकर की जा सकती हैं। मुझे बहुत ज़्यादा दम एफजे अकबर साहब की बातों में लगता है, जिन्होंने भाजपा के प्रवक्ता की तरह नहीं, एक संयत वरिष्ठ पत्रकार की तरह इस मुद्दे का विश्लेषण किया। देखिए, मुझे लगता है कि यदि एनडीए के कार्यकाल में कोई कोताही हुई थी, वहाँ कोई प्रधानमंत्री नहीं गया था, तो शायद उसका कारण था।
उस दौर में नेपाल गृहयुद्ध के उस दौर से गुजर रहा था जिसमें माओवादी थे और भयंकर संकट था और कत्लेआम राजमहल में हुआ था। तो भारत ये जानने सुनने की स्थिति में नहीं था कि क्या कदम वहां उठाया जाना चाहिए, क्या हमारे हित में होगा, क्या नहीं होगा। दूसरी ओर ये बात भी अपनी जगह पर तर्कसंगत है कि भारत में जो लोग सरकार को, वो कोई भी सरकार हो, सलाह देते हैं उसमें न्यस्त स्वार्थ है। उनमें सबसे बड़ा न्यस्त स्वार्थ है अवकाश प्राप्त फौजी जनरलों का, जो अपनी मतिमंदता में यह समझते हैं कि गोरखा रेजिमेंट को लेकर ही सारे हित हमारे नेपाल में हैं। और ये भारत दुनिया के उन बहुत कम देशों में है जहां जिसकी सेना में एक पड़ोसी देश के नागरिक सैनिक के रूप में भर्ती हो सकते हैं, अफसर हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ चीजों के बारे में दिमाग में सफाई जरूरी है। नेपाल एक लैंडलॉक्ड भूमिबद्ध राज्य है, वो सिर्फ बफर स्टेट नहीं है। यदि वो बफर नहीं भी होता तो लैंडलॉक्ड होने की वजह से मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। मैं आपके पास, आपने जो पॉइंट यहां पर रेज किया है कि स्ट्रेटेजिकली भी और अलग तरीके से भी अगर नेपाल को देखा जाए तो बेहतर है। हमारे साथ हमारे कुछ मेहमान हैं। सर, लास्ट रिएक्शन आप सबसे, बहुत कम टाइम है हमारे पास, स्ट्रेटेजिकली क्या करना चाहिए? पुष्पेश जी, सबसे पहले आप। देखिए, जो आज का समाचार आपने सुना है उसके साथ एक और समाचार सुनने को मिला है कि काठमांडू से 120 किलोमीटर पूर्व में सुनकोसी में एक बड़ा मलबा आके गिरा है। वहां एक अप्राकृतिक झील बन गई है जिससे बड़ा भारी संकट वहां हो गया है, जिस बात को रेखांकित करता है कि नेपाल और भारत की स्थिति दो जिस्म मगर एक जाने वाली है। हम भले अलग अलग संप्रभु राज्य हों मगर हमारा पर्यावरण एकता है, हमारी नदियों का साझा है। हमको मिलजुल कर ही भविष्य का निर्माण की रूपरेखा बनानी है। उससे बड़ा सामरिक सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं हो सकता। एमजे अकबर जी। देखिए, तीन बहुत बड़े मुद्दे हैं जो समझता हूं कि पहला, दूसरा, तीसरा तो मैं नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन तीनों ही बहुत बड़े मुद्दे हैं। सबसे बड़ा और सबसे बड़ा क्या मतलब, वही तीन में एक जो है वो है म्यूचुअल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि दोनों देश में जो यूथ है ख़ास तौर पे वो ये चाहता है। और नेपाल और हिंदुस्तान में जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है तभी रिलेशनशिप दोनों मुल्कों में सबसे ज़्यादा होते हैं। मैं तो, और अभी जो कह रहे थे पुष्पेश जी, मैं तो किशनगंज में से एक बार इलेक्शन जीता था, मुझे पता था वहाँ पर बाढ़ का मतलब क्या होता है। और नेपाल, हमारा पानी और नेपाल का पानी, रोकूंगा, क्षमा चाहता हूं, रोकूंगा, समय हमारे पास कम है। दूसरी बात ये नेचर, नहीं बस नेचर और नर्चर। और तीसरी बात, हमें स्ट्रेटेजिक हार्मनी जो है ना इस रीजन में, ये बहुत जरूरी है। स्ट्रेटेजिक हार्मनी और म्यूचुअल ट्रेड। अलवी साहब, आपका लास्ट रिएक्शन। म्यूचुअल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखिए, बिल्कुल मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिल्कुल दोनों देशों में होना चाहिए, लेकिन इससे भी बड़ी बात, अगला कदम मैं कहूँगा कि हमें मदद करनी चाहिए नेपाल के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि उनकी डेमोक्रेसी मजबूत हो, उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। वहाँ पे एक इलाके के अंदर अभी डिमांड हो रही है कि हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, पॉलिटिकली मदद करनी चाहिए। पॉइंट टेकन। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं क्षमा चाहता हूं, रोकूंगा आपको, समय हमारे पास बहुत कम है, लेकिन आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो हमारे लिए समय निकाला। लेकिन हाँ, ये क्रक्स निकल कर सामने आया है कि दोनों देशों को साथ निकल के आगे बढ़ना चाहिए और दोनों देशों के लिए जरूरी है कि वो एक साथ आगे बढ़े।